देखिए, गुप्ता एज में ट्रेड और कॉमर्स ये अपने पीक पर था। हम इस बात को पिछले लेक्चर में देख रहे थे। तो वेस्टर्न पोर्ट जो था वहाँ पर हमें बहुत प्रिंसिपल पोर्ट्स के नाम मिल जाते हैं। सेलिना, ये ग्रीक अकाउंट्स में मेंशन है कि सेलिना से हमारा कपड़ा आता है, सिल्क आता है, पर्ल आते हैं, ज्वेलरी आती है। इस सेलिना को हम आज कल्याण कहते हैं। तो वो कैलिना लिखा था उन्होंने, लेकिन हम उसे आज कल्याण कहते हैं, जो मुंबई में है। इसी तरह सिबौर, ये चौल, ये भी वेस्टर्न कोस्ट पर है, वो भी है। माले, मालाबार, ये भी मेंशन्ड है। परती मंगरुत, ये मैंगलोर से आया हुआ है। और इसी तरह 3 और पोर्ट है, सोला पटाना, नालो पटाना, पांडो पटाना। इस तरह के हमें प्रिंसिपल पोर्ट्स मिल जाते हैं जो बाहर के अकाउंट्स में मेंशन। ये बताता है कि ट्रेड और कॉमर्स उस ज़माने में कितने ज़ोर से था। फाहियान जो चाइनीज़ पिलग्रिम है, वो कहते हैं मैंने वापस जाते वक्त मैं ताम्रलिप्ति पोर्ट इन बंगाल उससे वापस गया, और उन्होंने लिखा कि इट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, बस्लिंग मार्केट्स थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहता था। लेकिन ताम्रलिप्ति ईस्टर्न कोस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। तो दिस पोर्ट्स एंड टाउन्स वेस्टर्न कोस्ट वाले वो हमें पर्शिया से, अरेबिया और बाइजेंटाइन एम्पायर ऑफ ये ईरान, यहाँ पर्शिया, इनसे कनेक्ट करते थे। और बदले में कभी कभी घोड़े वगैरह हम इंपोर्ट करते थे। और ये जो ताम्रलिप्ति टाइप्स हैं, ये आशियान नेशंस, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, खासकर श्रीलंका होते हुए चाइना, साउथ ईस्ट एशिया पूरा, उससे कनेक्ट करते हैं। ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हमें अरेबिया और बाइजेंटाइन एम्पायर और पर्शिया से कनेक्ट करते थे। फाहियान बताते हैं कि उस ज़माने में इंडिया और चाइना के बीच में नेवल ट्रेड होता था, और ये जो ट्रेड है इसका रास्ता बड़ा दुश्वार था। उन्होंने सी के पेरिल्स, समुंदर से सफ़र करने की कठिनाइयों का भी जिक्र किया है। तो इस वजह से बहुत सारे मॉन्क्स सब्सिक्वेंटली जो इंडिया आए, इवन इंक्लूडिंग फाहियान, वो ऊपर से आए, सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया में एंटर किए। मतलब उस ज़माने में सी रास्तों से आना जाना, मॉन्क्स उनको ऐसा लगता होगा कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो सेंट्रल एशिया से आए। जाते वक्त फाहियान इस तरफ से गए थे, आशियान नेशन से गए। चाइनीज़ की किताबें हैं इस ज़माने की, उसमें लिख जाता है कि इंडिया से रेयर आइटम्स आते हैं, रेयर जेम्स आते हैं, ज्वेलरी आती है, पर्ल आते हैं, मोती, और बहुत ही फाइन टेक्सटाइल आता है, मसलिन, कॉटन के अंदर मलमल का कपड़ा लाते हैं। सैफरॉन, ज़ाफ़रान जिसे हम कहते हैं, सैफरॉन, केसर आप कहते हैं उसे, स्पाइसेस, मसाले आते हैं। इंडिया तो मसालों के लिए, खासकर पेपर और एरोमेटिक मसाले आते हैं जिसमें खुशबू है। आज भी इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेपर और एंड स्पाइसेस। तो चाइनीज़ ने ये मेंशन किया है। बदले में हम चाइना का सिल्क लेते हैं, और चाइना का सिल्क जो था वो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में, खासकर इस साइड, अरेबिया में, पर्शिया में, बाइजेंटाइन एम्पायर में, रोम और ग्रीस में, चाइना का सिल्क जो था वो बहुत डिमांडेड था। सिल्क हम भी बनाते थे, लेकिन हमारा सिल्क इतना लोग नहीं पसंद करते, तो हम बड़े पैमाने पर सिल्क को अपने थ्रू पास करवाते, हमारे ट्रेडर्स इसको आगे ले जाते, और वो उसमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कट रखा करते। तो प्लिनी ने इस बात की कंप्लेन की थी ग्रीस की पार्लियामेंट में कि अगर रोका नहीं गया तो हमारी औरतें इस कदर सिल्क पहन रही हैं और वो इस तरह के तरीके से पहन रही हैं कि मोराल ऑफ द सिटी ख़राब हो जाएगा। जूतों तक में पर्ल लगता है जो इंडिया से आता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने रोका नहीं तो हमारा सारा पैसा जो है वो इंडिया और चाइना आपस में ही अप्रोप्रिएट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि चाइनीज़ सिल्क को हमारे थ्रू हम एक्सपोर्ट करते। आज चाइना जो 1 बेल्ट 1 रोड बना रहा है वो ऊपर से बना रहा है, इंडिया को बाईपास करके, ताकि इंडिया उसमें बड़ा कट ना ले। नीचे से भी जो मैरीटाइम सिल्क रोड है वो भी हमें बाईपास किया हुआ। एक तो हमारी उनके साथ बड़ी खासी राइवलरी भी चलती है। तो क्यों, ऐसी क्या वजह थी कि चाइना का जो सिल्क है वो इस कदर डिमांडेड था मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में? देखिए, जब हम सिल्क बनाते थे तो सिल्क अपने आप को कोकून में बंद कर लेता है। सिल्क वर्म जो होता है वो अपने आप को कोकून में बंद कर लेता है। तो हम उस सिल्क वर्म को निकाल के फेंकने के लिए उसमें कट लगा के फेंकते, तो उससे जो धागा बनता कट लगे हुए कोकून से, वो बहुत अच्छा नहीं बनता। और चाइनीज़ क्या करते थे कि वो पानी में उबालते थे कोकून को,
और जब कोकून उबल जाता, थ्रेड थोड़ा सा फूल जाता, तो एक एक थ्रेड खोलते, वो काट कर वर्म को निकाल कर फेंकते नहीं थे, तो उनका थ्रेड मोर शाइनी, मोर लस्ट्रस और बहुत लंबा होता, हमारा ब्रोकन कोकून से होता। तो ये मलबरी की पत्तियों पे सिल्क वर्म को चलाते, और वहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशंस मलबरी की सिल्क के लिए ये है कि बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, कोस्टल रीजन का, बहुत उसमें नमी होना चाहिए। केरला में है, कुछ हद तक तमिलनाडु में, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि यहाँ पे वार्म कोस्टल करंट्स हैं, जिस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। तो वहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशंस थी। हमारे यहाँ पे जो कंडीशंस थी वो इतनी ऑप्टिमम नहीं थी, वो सिर्फ कोस्टल एरियाज़ में ही ऑप्टिमम थी। तो ये एक बड़ी वजह थी कि उनका सिल्क हैवीली डिमांडेड, हमारा कॉटन बहुत हैवीली डिमांडेड था। मेजर एक्सपोर्ट एंशिएंट और मेडिएवल टाइम्स में ये कॉटन था। इवन आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो जेम्स एंड ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे जो ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स होते हैं, इसका कोई मैच नहीं है वर्ल्ड में। खासकर डायमंड के हम सबसे बड़े, और डायमंड और ऑर्नामेंट्स के हम अफ्रीका से लेते हैं, और फिर चाइना और अमेरिका को सारा का सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डायमंड और ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए परचेसिंग पावर चाहिए। तो वो यूरोप में हम बेचते हैं, अमेरिका में हम बेचते हैं, और चाइना में हम बेचते हैं। इसी तरह इंपोर्टेड सिल्क हम किसी ज़माने में भेजा करते थे, हैवी डिमांड था। लेकिन स्पाइसेस की भी एक हैवी डिमांड थी, खासकर इंडिया के सदर्न स्टेट से, चेरास, खोलास, पांड्यास, यहाँ से स्पाइसेस हैवीली। प्लस वो जो तमिलनाडु के ऑफ कोस्ट है, पांड्यास की टेरिटरी है, और खोलास की, वहाँ पर्ल मेकिंग, उसके गर्म पानी में, जिसे आप कहते हैं बे ऑफ बंगाल के गर्म पानी में पर्ल मेकिंग, मोती बनाने का काम किया जाता है, जो एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन इतना हैवी डिमांड था क्योंकि उस ज़माने में फ्रिज नहीं था, तो गोश्त को, मटन को, इसमें ग्रीस के लोग जो हैं बीफ और मटन को गर्मी में सुखाते, उससे वो टेस्टलेस हो जाए, खाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन उसमें ब्लैक पेपर डाले तो वो बहुत टेस्टी हो जाता। डिमांड इतना हैवी था इन स्पाइसेस का, एरोमेटिक स्पाइसेस का, जो धूप में सुखाए गए गोश्त को एक नया ही डायमेंशन दे देता कि हम उसकी डिमांड को मीट भी नहीं कर पाते। तो हम भी सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, मलेशिया, यहाँ से बड़े पैमाने पे स्पाइसेस को इंपोर्ट करते, और फिर यहाँ रीपैकेज करके उनको आगे जाने देते। इससे भी हम बहुत अच्छा पैसा कमाते। संस्कृत एलीट क्लास की लैंग्वेज थी, किंग्स, कोर्टली सर्कल्स में ये बोली जाती थी। संस्कृत भी ट्रैवल होने लगी थी धीरे धीरे, रिलीजन भी ट्रैवल होने लगा था धीरे धीरे हमारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के साथ। म्यांमार में एक रिकॉर्ड मिल जाता है ट्रेडिशनल हिस्ट्री में, जो ये कहता है कि अर्लीस्ट किंगडम ऑफ इर्रावाड़ी एक रिवर है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे म्यांमार की। उसका अर्लीस्ट किंगडम जिसने इस्टेब्लिश किया था वो एक डिस्पोजेस्ड राजा फ्रॉम इंडिया था। वो इंडिया से हार कर आया हुआ एक राजा था जिसने इर्रावाड़ी के किंगडम को बनाया। कंबोडिया में भी हमको टेम्पल मिल जाते हैं, कंबोडिया में भी हमको ब्राह्मणिकल टेम्पल्स मिल जाते हैं। उसकी वजह है, कंबोडिया में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कौंडिन्य, इन्होंने कंबोडियन प्रिंसेस के साथ शादी की थी। डोंग डुआंग वियतनाम में एक जगह है, वहाँ 9th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन मिल जाता है कि यहाँ पर वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ महाभारत, जो इंडिया का प्रिंसिपल स्क्रिप्चर है, उस महाभारत के वन ऑफ द डिसेंडेंट्स सेज भृगु, उन्होंने आकर इस जगह पे, वियतनाम पे, इस एरिया में एक पॉलिटी को इस्टेब्लिश किया था। तो जब भी ट्रेड और कॉमर्स ट्रेवल करता है, इसके साथ रिलीजन ट्रेवल करता है, और यूपा इंस्क्रिप्शन और गोल्ड इमेजेस जो हैं बुद्धा की, विष्णु की, गोल्ड इमेजेस हमें मिल जाती हैं क्योंकि पर कैपिटा इनकम हाई था। तो अब लोग इस कदर महंगी, उसमें बोर्नियो में भी ऐसा हमको मिली हैं गोल्ड इमेजेस बुद्धा की, विष्णु की। और आंध्र रीजन के केव्स में और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में हमको चाइना से इन्फ्लुएंस्ड स्कल्पचरल स्टाइल मिल जाती। मतलब ये वन वे नहीं था कि हम दे रहे हैं, उनका भी स्कल्पचरल स्टाइल। जैसे आपको याद होगा कि गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट, ये हमने बोरो किया था गांधार से। और किसने बोरो किया था? जब हमारे वैश्य जाते ग्रीस में
और वो खूबसूरत रोमन गॉड एंड गॉडेसेस को देखते तो फिर वो आकर बुद्धा की मूर्ति को भी उसी तरह डिमांड करते। और शुरुआत में ये स्कल्पचर्स को उन ग्रीस ने बना के दिया जो बॉर्डर पे रहते थे इंडिया की, अशोका के ज़माने से मेंशन्ड है ये बात। अलेक्जेंडर और उससे पहले भी ग्रीस वहाँ रहते थे, उन्हें यवनास कहा जाता था। बाद में हमने इस यवनास वाली चीज़ को पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया। साउथ इंडिया के पोर्ट्स ये बहुत पिवोटल रोल प्ले करते थे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के बीच में, जिसे हम आशियान नेशंस कहते हैं। तमिल के 2 एपिक्स हैं, और तमिल के एपिक्स वो पोर्ट सिटीज़ शीलपद्दिकारम और मणिमेकलाई, ये 2, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत है नॉर्थ इंडिया में, 2 ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं, उनको तो अब रिलीजन से भी मिला दिया गया। वैसे ही साउथ इंडिया के 2 बड़े एपिक्स थे, शीलपद्दिकारम एंड मणिमेकलाई। उसमें साउथ एशिया की बसलिंग सिटीज़ मेंशन है, मदुरई मेंशन है, कावेरीपट्टनम मेंशन है, कांचीपुरम मेंशन है, मिल जाते हैं। और जैसे प्लॉट होता है ना इन एपिक्स का प्लॉट, शीलपद्दिकारम हम देखेंगे इस एपिक को बहुत डिटेल, कुछ आपके बाहुबली मूवी की स्टोरी यहाँ से इंस्पायर्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा चुराई हुई है, इंस्पायर्ड है। तो शीलपद्दिकारम में एक हीरोइन होती है कन्नाकी, कन्नाकी के फादर को कैप्टन ऑफ द शिप बताया गया है। तो हमारे एपिक्स और ड्रामाज वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो उस ज़माने की रियलिटी होती है। तो जो कन्नाकी के फादर हैं उन्हें शिप का कैप्टन बनाया गया है, और वो पुहार जो खोलास की अर्लीस्ट कैपिटल थी उस पोर्ट टाउन में ये रहते थे। और जो कन्नाकी के हस्बैंड है कोवलन, वो एक कारावान ट्रेडर के बेटे हैं। तो देखिए, लड़की के साइड से भी कैप्टन ऑफ द शिप है बाप, लड़के के साइड से भी कारावान ट्रेडर के हेड है। इसी तरह शीलपद्दिकारम ये भी कहता है कि जब आप पुहार के, कोयम्बटूर के स्ट्रीट्स पर आएंगे तो क्लोथ मर्चेंट्स ऑफ मदुरई, वीविंग क्लोथ, सिल्क मेकिंग, कॉटन, हेयर, ये सब स्टॉक किए हुए आपको मिल जाएंगे। शिप के हेयर वगैरह सब कॉटन के स्टॉक किए हुए मिल जाएंगे, इनके क्लोथ्स मिल जाएंगे जो अब एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वीवर्स इसको वीव करते थे, फाइन सिल्क, आज भी कांजीवरम में बहुत फेमस है फॉर देयर सिल्क। और वुलन टेक्सटाइल, हेयर का मतलब वही था, वुलन टेक्सटाइल, ये कावेरीपट्टनम के के एरियाज में आपको इसके बड़े बड़े वेयर हाउसेस, स्टोर हाउसेस, फैक्ट्री आउटलेट्स मिल जाएंगे। मणिमेकलाई कहते हैं कि एक गॉडेस को मेंशन करती हैं कि जो सी मैन को प्रोटेक्ट करते थे, यानी जो लोग अब पानी के जहाज से जा रहे हैं। अब दोनों बातों को आप कोरोबोरेट करेंगे तो अच्छे से याद। फाहियान कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत मुश्किल से पानी के जहाज से जाया जा सकता था। और मणिमेकलाई कहती हैं कि एक बहुत बड़ी गॉडेस थी जहाँ पूजा करने से वो आपको सी में सेव करती। इसका मतलब था जर्नी बहुत दुश्वार थी, ट्रैवल इतना आसान नहीं था, और इसका मतलब था कि अब रिलीजन को भी हम धीरे धीरे अपने हिसाब से बदलने लगे। नए नए उसमें गॉडेस हु कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सी एंड सी ओशन, उसको उसमें हम ऐड करने लगे। यवन क्राफ्ट्समैन शीलपद्दिकारम में मेंशन है, और यवनास की बड़ी तारीफ की गई है, पुहार में है, तमिल है। यवनास ग्रीक्स को कहते हैं, हम जानते हैं इसको। महाभाष्य ऑफ पतंजलि में ये वर्ड आया था पहली बार। और इवन ये भट्टे कट्टे हैं तो आपको यवन सोल्जर्स, किंग्स इनको अपॉइंट करते हैं अपने पैलेसेस और फोर्ट्रेसेस को प्रोटेक्ट करने के, ये यवनास होते हैं। और लेविश स्टाइल ऑफ इंडियन मर्चेंट्स के बारे में बताया गया है। वो कहते हैं कि लेविश स्टाइल, ये बड़े बड़े मैंशन वगैरह जो हैं ये आते हैं पेपर से, काली मिर्च से, कार्डमम से, इलायची से, इलायची की खुशबू, ये सब केरला रीजन के, आइवरी से, ये आइवरी हाथी के दांत से, एंड कॉटन क्लोथ से। शीलपद्दिकारम मेंशंस 32 वेराइटीज ऑफ द कॉटन फैब्रिक, 32 वेराइटीज ऑफ द कॉटन। वो बताती है कि बड़े बड़े जहाज लोड होते थे ईगल वुड से, सिल्क से, सैंडलवुड से, स्पाइसेस से, कैम्फोर, कपूर जिसे हम कहते हैं, तमिल में एक वर्ड है पट्टू, और बहुत सारे वर्ड इन ग्रीक फॉर जिंजर, फॉर कार्डमम, फॉर ये पेपर। ग्रीस की लैंग्वेज में वो इंडिया से ले गए। जैसे इलायची को इलाई बोलते हैं वो लोग, तो हमारे वर्ड्स को उन्होंने बोरो किया।
सिल्क को वो लोग पट्टू कहते थे, क्योंकि तमिलियन सिल्क जो है वो पट्टू वहाँ कहा जाता था। और इसका मैक्सिमम काम वैश्यास करते थे। तो बुद्धिस्ट विहार और बड़ी बड़ी स्टोरीड ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब आपको मिल जाता है। ब्रॉन्ज की इमेजेस भी हैं, हमें मिल जाती हैं, गोल्ड की इमेजेस भी मिल जाती हैं। और कोस्टल ट्रेड, श्रीलंका के अकाउंट्स में लिखा है कि इंडिया का कोस्टल ट्रेड हमसे होता हुआ जाता है तो हम भी बहुत बेनिफिशियरी है। चाइना का ट्रेड हमसे होता हुआ जाता था तो हम बेनिफिशियरी थे। हमारा ट्रेड आसियान नेशंस की तरफ श्रीलंका से होता हुआ जाता, तो वो मेंशन है। फाहियान वो आए थे चाइना से, और वो आए इसलिए थे कि बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस को विजिट करें, और वहाँ के मर्चेंट्स, जो चाइनीज़ मर्चेंट्स हैं जो खूब वो भी कमा रहे हैं, उनको बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया जाए। तो वो आकर उन्होंने किताब लिखी और बड़ी आइडियलिस्टिक पिक्चर, बड़ी आइडियलाइज्ड पिक्चर लिखी उन्होंने, ताकि वहाँ के लोगों के दिल में बैठे कि बुद्धा का लैंड इतना खूबसूरत है कि भाई वहाँ सब लोग ईमानदार हैं, हैप्पी हैं, कंटेंटेड हैं, किसी को अपना रजिस्टर नहीं करना पड़ता, हाउस होल्ड मजिस्ट्रेट, क्राइम नहीं है। लेकिन ये इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? वो उनका मोटिव देखिए आप, उनकी नीयत देखिए। वो चाहते थे कि चाइनीज़ वैश्यास, यानी चाइना के बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और कॉमर्स पीपल को उतना ही इम्प्रेस किया जाए जितने इंडिया के वैश्यास हैं, और उन्हें भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया जाए। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में पोजीशन ऑफ वुमेन इन दिस पर्टिकुलर एज। बहुत शानदार लेक्चर है, आपको सुनना चाहिए।